अगर हम आखिरी कतरे तक लड़ेंगे तो वो कौन सी जंग होगी? वो जंग होगी जो कोई नहीं जीत सकता। इस वक्त दुनिया का अमीर आदमी अमेरिका है। हमारे जब गरीब आदमी की तरफ चौधरी का ध्यान हो जाए ना, अल्लाह उस गरीब आदमी पर रहम करे। इसका नतीजा कभी भी हमारे लिए सूदमंद नहीं होगा। बड़े दावे से कहते हैं पिछले 60-70 सालों से अमेरिका को याद नहीं है कि कश्मीर भी की मसला इसमें मदद करनी है। अब ट्रंप साहब कहते हैं मैं इसको हल करवाऊंगा। इस निज़ाम को जो भी है चलने दें। अगर ये फेल होता है आप डंडा लेकर ना आ जाए, अवाम खुद ही वोटों से पूछ लेंगे, डंडा रोक लें अपना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूं राबिया अली। कुछ अर्सा पहले बड़ा एक नारा फेमस हुआ था, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। बाद में कहा गया कि तब्दीलियों के आपने बहुत खूब मजे लिए और अब आप तब्दीलियों के मजे लीजिए। तब्दीली को बहुत बुरे तरीके से हमने डिफेंड किया था। अब दोबारा एक तब्दीली की चेंज की बात हो रही है कि सिस्टम में एक नया बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। क्या चेंज है, क्यों आने वाला है, हर थोड़े अरसे बाद चेंज की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है और फिर हम उसी को बुरा भला कहते हैं। इन सब पर हमसे बात करेंगे अशरफ मलखम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके आने का। अब मेरा ख्याल है अब हमारे नाज़रीन को आपका इंट्रोडक्शन तो पता ही है कि आप एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं एंड यू नो क्या चल रहा है क्या नहीं। सर, ये चेंज की क्या बात है और क्यों ज़रूरी हो गया फिर से चेंज? रफ़ा जी, हमारी बदकिस्मती है कि जब से पाकिस्तान बना है कभी किसी हुकूमत को चलने का मौका नहीं मिला। कुछ ना कुछ हो जाता। अब मौजूदा हुकूमत है, फॉर्म 45 क्या था, फॉर्म 47 क्या हो, व्हाट्सएवर छोड़ दें सब, जायज़ नाजायज़ गलत सही। अब जो हुकूमत इन प्लेस है कायम हो गई। अभी हुकूमत ने, अगर मैं सिर्फ ज़्यादा मैं इकॉनमी को देखता हूँ तो हुकूमत ने कुछ चलना शुरू किया है। जैसे बहुत छोटा बच्चा चलना शुरू करता है ना, लड़खड़ा के कांपती टांगों से, हुकूमत ने वो चलना शुरू किया। अभी नॉर्मल रफ्तार से नॉर्मल तरीके से चलना शुरू नहीं किया, उस पर फ़ौरन ही बातें शुरू हो गई हैं। ये हमेशा होता है, पहली दफ़ा नहीं हुआ। अब इसकी बैकग्राउंड क्या है, बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। पहले तो जब बात आई कि जी सदर पाकिस्तान को तब्दील किया जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल प्रोसेस है, और उससे इस्तीफ़ा लेने की किसी की खाम ख्याली है। मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि भूल जाए कि सदर आसिफ अली जरदारी इस्तीफ़ा दे देंगे। एक दफ़ा उन पर बहुत प्रेशर आया था। अभी फरोतुल्लाह बावर साहब जो उनके स्पोक्स पर्सन थे प्रेसिडेंसी में, उनकी किताब मार्केट में है। उनका कहना है कि इतना उन पर प्रेशर आया था कि वो कोलैप्स होकर गिर गए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। डॉक्टर्स ने कहा फौरन तुम्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर, लास्ट टेन्योर की बात है जी। उन्होंने कहा था कि मैं हॉस्पिटल भी नहीं जाऊंगा। गन पिस्टल लोडर लेके जहाज में बैठ गए थे, मुझे दुबई लेके जाओ। लिहाजा उसको मजबूर ना किया जा सकता है, ना वो मजबूर होंगे। अगर इस्तीफा उन्होंने शायद देना है, जिसकी बात ज़रूर हुई थी, हुकूमत ने इसकी बहुत तरदीद की है, अला सतह से इसकी तरदीद है। एक और सियासत है कि खबर कहाँ से आई, इसकी तरदीद क्यों हो रही है। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर लेवल से, वज़ीर ख़ारजा लेवल से इसकी तरदीद आई। फिर उस पार्टी के हल्के भी हैरान है कि ऐसी की बात है नहीं तो वो इस्तीफ़ा क्यों दें। इन सारी बातों के बावजूद मैं इस खबर को सेकंड करता हूँ। ये तब्दीली की बात ज़रूर कहीं ना कहीं डिस्कस हुई। इस पे 2-3 मंसूबे भी तरतीब दिए गए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। और वो क्या है प्लान ए, प्लान बी और प्लान? एक जो हमारे जो करता धरता है, हमारे जो जिनको मुक्तदरा कहते हैं, उनका ख्याल है कि हमें कैसे मॉडल की तरफ जाना चाहिए जिसमें अगले 4 से 5 साल कोई डिस्टर्बेंस ना हो हुकूमत, ओके, इवन के अपोजिशन भी ना हो। अच्छा, नो ऑपोजिशन नो पॉलिसी। अपोजिशन, ये भी एक खाम और ये आइडिया कहाँ से है? जहाँ से सारे आइडियाज आते हैं वहीं से आए हैं। ये पूछने की बात नहीं है, पता है पाकिस्तान के फैसले कौन करता है। सदर जरदारी से पहले टेन्योर में कौन इस्तीफा लेना चाहता था, उसामा बिन लादेन के वाक़े के बाद सबको पता है, वो नहीं डरे थे। अब वो क्यों इस्तीफा दें? अगर इस्तीफा देंगे वो कुछ गिव एंड टेक करें। ओके, ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक बात ज़रूर हुई थी। क्यों हुई थी? इसमें एक हमारे जो मुक़्तदर है उनको एक खप्त सवार हो गया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम फोर्सेस को एक ही प्लेटफॉर्म पे होके मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। हमारी इकॉनमी इस वक्त बैड शेप में है, हम कर्ज़ों के जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। उनसे बाहर निकल के अनइंटरप्टेड हमारा एक स्मूथ सिस्टम चलना चाहिए। ओके, उसके लिए एक बड़ी रुकावट पीटीआई है। उसमें पीटीआई का रोल भी रखा जा रहा था कि पीटीआई का एक ही जो नारा है कि जी, जिसको बड़े वाज़ेह लफ्ज़ में इमरान खान साहब कहते रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ये चोर हैं, मैं चोरों के साथ नहीं बैठा। बिल्कुल। अब वही लोग जो इमरान के बकौल चोर हैं, मुक़्तदरा के बकौल भी कभी ये चोर थे, इनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्स दिए जाते रहे हैं मीडिया को,
अब वो गवर्नमेंट में मुक्तदरा की मर्जी से ही बैठे हैं। अब अगर इमरान को सिस्टम का हिस्सा बनाना है, उसको कहा जाता है कि तुम कहते थे कि जी मैंने चोरों के साथ नहीं बैठना, लिहाजा दोनों को हम माइनस कर दें, जो ओरिजिनली आइडिया है। ओके एक टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी, ओके आएगी तो नहीं, लेकिन एक जो ख्याल है, प्लान प्लान बनाया गया प्लान था वो, कि जिसकी हम बात टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। टेक्नोक्रेट की हुकूमत में सारे नीट एंड क्लीन लोग रखे जाएंगे। ओके तब इमरान खान से कहा का जाना था कि तुम भी खामोश होकर बैठ जाओ, जेल से निकाल के उसको बनीगाला में शिफ्ट कर देंगे, केसेस वेसेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान के खिलाफ सारे के सारे केसेस पोलिटिकली मोटिवेटेड हैं, ऑन मेरिट अगर फैसले हों तो वो मेरा ख्याल है 1 महीने में सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। एक एक राइट हेयरिंग की मार है वो केसेस। तब इमरान खान इस चीज़ को मानता है कि नहीं मानता, ये अलग क्वेश्चन है। उससे पहले ही आपने एक मनसूबा बना लिया, मनसूबा लीक हो गया, उस पर पाकिस्तान ने बहस शुरू की। अब यहाँ पे जो तकलीफदेह चीज़ होती है, हमें इस सियासी बहस की ज़रूरत है या इकानमी को ठीक करने की ज़्यादा ज़रूरत है? हमारी तरजीह क्या होनी चाहिए? क्या हमें सियासी बहसों में पढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल में हमें इन सियासी बहसों में नहीं पढ़ना चाहिए। हुकूमत जैसी भी आपने खड़ी की, आप मैं बड़ा जोर दे के कहता हूँ, आपसे मुराद राबिया अली नहीं है, जी हम जो समझ हैं गए वो हैं कि हुकूमत आपकी, आप ही चला रहे हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब इंतहाई कमज़ोर वज़ीर आज़म है, वो ज़रा रजिस्ट नहीं करते, शाम को फैसला होता है, सुबह ऑर्डर आ जाता है। अभी पिछले दिनों फैसला हुआ, परसों तरसों एक नई फोर्स बनेगी FC के नाम के, जो फेडरल फोर्स होगी, पूरे मुल्क में तैनात की जा सकती है। आज सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने साइन भी कर दिए। किसी ने नहीं पूछा कि आपने लॉ एंड ऑर्डर सूबों को दिया हुआ, ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है, उसके लिए हर सूबे में रेंजर्स मौजूद है, पाकिस्तान आर्मी मौजूद है, जहाँ ज़रूरत पड़े सिविल हुकूमत आर्मी को मदद के लिए बुला सकती है। एक नई फोर्स की ज़रूरत क्यों आई है? जैसे भुट्टो साहब ने एक फोर्स, अल्टरनेट फोर्स तैयार की थी, अब भी वही एक तैयार हो रही और है। ये जो फोर्स तैयार हो रही है इसके पीछे कौन है? आप ही हैं। आप ज़रा सा जोर दे रहा हूँ इसमें मैं, आप राइट ही हैं। आपका राइट मतलब मैं फिर कहता हूँ, हाँ कतन राबिया अली नहीं है, लेकिन आप ही हैं भाई। राइट आप भुट्टो साहब ने FSF बनाई थी, उसके साथ क्या हुआ? खत्म करनी पड़ी। अब फिर उसी तरह की FC के नाम से फोर्स आ रही है, क्या ज़रूरत है इसकी? इकोनॉमी के पहले हालात बहुत खराब हैं। इकोनॉमी के हालात ख़राब है, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स देख लें, ईरान के साथ क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। इंडिया को अपने ज़ख्म भूल ही नहीं रहे, जिसको हमने लगाए हैं रिसेंटली, बड़ी इफेक्टिवली लगाए हैं। CPEC का हमारा क्या सूरत हाल है? कश्मीर के सोल्यूशन की बात हो रही है, वो क्या सोल्यूशन है? उस पे हमें सोचना चाहिए। इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया है, पानी बंद कर नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा था मैं करूँगा, वो एग्रीमेंट तोड़ दिया। हमारे मसले ये हैं, हमें पॉलिटिकल गेम्स में उलझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें मज़ा ही नहीं आता जब तक हम इन फजूल कामों की तरफ ना जाएं, जो अब ऑन कार्ड है, डिस्कस हो रहा है, सिरे चढ़ता है नहीं चढ़ता। इसमें एक और भी चीज़ बता दूँ, जी एक अरेंजमेंट बड़ी गपशप हो रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े एक्टिव रहे हैं पिछले दिनों, उन्होंने जो इंडिया के साथ हमारी मतलब मामलात बने, जंग की सूरत हुई, उसके बाद जो बैनुल अक़वामी दौरा किया, बहुत इफेक्टिव रहे। उन्होंने ठीक है पाकिस्तान का केस एक नौजवान होने के हम्म बावजूद बड़े भरपूर तरीके से पेश किया, उनकी आवाज़ सुनी गई। शायद उसके पीछे उनकी माँ का नाम था। बिलावल भुट्टो जरदारी को अपना कहीं तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है वो कौन है। तो उसके बाद एक खौफ पैदा हुआ कि शायद बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। अगर ये बात है, अगर ये मनसूबा है, उसमें सदर आसिफ अली जरदारी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। उनका बेटा प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो उसको कोई इतराज़ नहीं होगा। उनकी विश है, डिज़ायर है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म बना जाऊँ। तो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो कुर्बानी किसकी? कुर्बानी नून लीग की हुकूमत। क्या वो देगी? नून लीग पे जे बड़े सीरियस हल्कों का इल्ज़ाम है कि खबर नून लीग ने बिफोर टाइम लीक कर दी। ये कहना कि ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा बिल्कुल सोचा जा रहा था, इस पे बात हो रही थी, बड़े ऑथेंटिक सबूत हैं इसके। जिन्होंने जो खबर लीक की हमारे दोस्त हैं एजाज सैयद, उनसे मेरी बारहा बात हुई। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने बार बार कहा कि मैं अपनी खबर पे स्टैंड बाई करता हूँ, मैं कायम हूँ, मेरी खबर दुरुस्त थी, मुझे पता है ये खबर दुरुस्त थी। तो बिफोर टाइम लीक होने से मनसूबा साज थोड़े पीछे हटे, उनको पीछे हटना पड़ा है। जब प्राइम इस मिनिस्टर ने शोर से हटना पड़ा है पीछे। इस हटना पड़ा है, तो अगला, लेकिन जो हमने ये भी देखा है वो पीछे तो हट जाते हैं, रुकते नहीं है, तो दोबारा फिर आते हैं। तरदीद के बाद कितने अरसे तक दोबारा शोर होगा? यू नेवर नो, मे बी 2-3 महीने, मे बी साल, लेकिन उसके लिए
पहले आसिफ अली जरदारी को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। उनके लिए ऑन बोर्ड आना आसान नहीं होगा। ओके, और आईनी तरीके से सरदर्द साहब को अगर हटाया जाए तो उसमें क्या मुश्किलात? आईनी तरीके से अभी तो बिल्कुल ही नहीं हटाया जा सकता। एक प्रोसेस है इम्पीचमेंट, उसमें पूरी पार्लियामेंट शामिल होती है, सूबाई हुकूमतें शामिल होती हैं, उसमें फेडरल गवर्नमेंट में कौमी असम्बली शामिल होती है, सेनेट शामिल होती है, 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, उस पर एक चार्जशीट बनती है। चार्जशीट को सदर ने फिर डिफेंड करना होता है हाउस में आके। अगर वो डिफेंड कर जाए भरपूर तरीके से, वो चार्जशीट ख़त्म करनी पड़ती है। लेकिन 2/3 मेजोरिटी आपके पास दोनों ईवाना में कहाँ से आएगी? कौन इम्पीच करेगा सदर? ये आसान काम नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं। जब सदर मुशर्रफ बने 2008 के इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट बन गए, तो आपको याद होगा तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास साथ मिलकर 2/3 मेजोरिटी थी, सूबाई हुकूमतें इनके पास थीं। लेकिन वो सदर मुशर्रफ जो कि इंतहाई कमज़ोर सदर थे उस वक्त, उनको इम्पीच नहीं कर सके थे। हमारे फैसले अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर नहीं होते। अमेरिका ने गो हेड दे दिया कि सदर मुशर्रफ जाने आप जाने, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। Right. दूसरी इंपॉर्टेंट ताकत हमेशा से आर्मी रही है। मैं वही फरतुल्लाह बाबरताज साहब की किताब की तरफ आऊँगा। उस वक्त के आर्मी चीफ अशफाक परवेज़ कियानी ने कह दिया था कि आसिफ अली जरदारी साहब, अगर आपने सदर मुशर्रफ को हटाना है हटा दें, लेकिन नया सदर आफ्ताब शबान मरानी होंगे। इस 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 सहारे पे या वादे पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सका। ज़्यादा चीज़ बाद में फिर नवाज शरीफ भी सदर बनने के लिए मैदान में आ गया, आसिफ अली जरदारी भी मैदान में आ गया। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने कार्ड्स ज़्यादा अच्छे तरीके से खेले, नवाज शरीफ उनका मुकाबला नहीं कर सके, आसिफ अली जरदारी सदर बन गए। लेकिन आर्मी और अमेरिका, कहते हैं पाकिस्तान में 3 एज बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 एज। पहला ए अल्लाह, दूसरा ए अमेरिका, तीसरा ए आर्मी। उस Right. वक्त तीनों एज साथ थे। अभी भी क्या अमेरिका चाहता है पाकिस्तान में नई तब्दीली? अमेरिका का रिसेंटली इंटरेस्ट पाकिस्तान में, जो इंडिया के साथ हमारे मामलात हुए, इंडिया को एक हज़ीमत का सामना उठाना पड़ा। उसके बाद और ईरान के साथ जिस तरह जो मामलात हुए, पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया। चाइना के साथ, चाइना जिस तरह खुल के, बहुत खोल के, इतनी उम्मीद से उससे ज़्यादा हमारे साथ खड़ा हुआ, जहाँ तक कह दिया अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को कोई मसला होता है तो हम हर हद तक जाएंगे। राइट। इस हर हद तक जाने का मतलब वो फिजिकली भी आ सकते हैं। उसके बाद अमेरिका की नज़र में हमारी अहमियत दोबारा बनी है। लेकिन अमेरिकी फैसले जो भी होते हैं राबिया, वो बहुत डीप होते हैं, बहुत सालों बाद नजर आते हैं। ओके। जैसे हमें अब पता चला कि 65 की वार में अमेरिका का रोल क्या था, हमारे लिए नहीं था, हमें बहुत बाद में पता चला। 1970 में अमेरिका का बहरी बेड़ा क्यों आ रहा था, किस लिए आ रहा था, हम समझे थे मशरकी पाकिस्तान को बचाने के लिए आ रहा था। वो किसी इंडिया और का साथ देने के लिए। इंडिया का साथ देने या इंडिया को रोकने के लिए कि मशरकी पाकिस्तान तक ही आपको इजाज़त थी, वो हो गया। अब मगरबी पाकिस्तान की तरफ ना जाना, वो बेड़ा इसलिए आ रहा था। मैं बहुत बाद में पता चला, इधर हेडलाइन लग रही थी, रवाना हो गया, चल पड़ा, पहुंच गया। 77 की तहरीक जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ PNA ने चलाई थी, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, वो भी पता चला तो अमेरिका का मंसूबा था सारे का सारा। उस वक्त की अपोजिशन अमेरिका के हाथों में खेली थी पाकिस्तान आर्मी के साथ। लेकिन अभी तो बहुत शोर था ना, बहुत क्योंकि देर बाद पता चलता है अमेरिका क्या चाहता है। हाँ, लेकिन अभी इस चेंज के पीछे एक बहुत बड़ा शोर था। एक मुलाकात के बाद ये शोर मच गया कि अमेरिका जो है उसने वारंट जारी कर दिए हैं चेंज के। वो बिल्कुल, उनकी मुलाकात हुई, आर्मी चीफ को उन्होंने डिनर पे बुलाया, लंबी गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू के बाद बहुत तारीफ़ की गई आर्मी चीफ की और पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की, जो कि हफ्ता पहले तक अमरीकी हमें गिनने में तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे पाकिस्तान जाने, इंडिया जाने, हमारा लेना देना कुछ नहीं है। एकदम हम इतनी अच्छी कौम बन गए, इतने अच्छे लोग बन गए। मैं इसकी बड़ी देसी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे जब गरीब आदमी की तरफ चौधरी का ध्यान हो जाए ना, अल्लाह उस गरीब आदमी पर रहम करे। इस वक्त दुनिया का अमीर आदमी अमेरिका है, हम बहुत से कमी कमीन से एक छोटा मुल्क है। अमेरिका हम पे मेहरबान हुआ है तो अल्लाह हम पे रहम करे। इसका नतीजा कभी भी हमारे लिए सूदमंद नहीं होगा, मैं बड़े दावे से कहता हूँ। उसमें 2-3 बातें चल रही हैं, कश्मीर का सलूशन की बात हो रही है। पहले पिछले 60-70 सालों से अमेरिका को याद नहीं है कि कश्मीर की मसला है, इसमें मदद करनी है। अब ट्रंप साहब कहते हैं मैं इसको हल करवाऊंगा। उसका हल का बॉटम लाइन आज मैं आपके इस प्रोग्राम में कहता हूँ, बॉटम लाइन होगी कि पाकिस्तान और चीन का ज़मीनी राब्ता कैसे काटना है। वो कभी भी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। तो अल्लाह खैर करे, अमेरिका तारीफ़ कर रहा है, जो भी इसके लिए अमेरिका करेगा, हमारे
पॉलिसी साज, हमारे फैसला साज अगर अमेरिका के हाथ में खेलेंगे तो वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होगा। उन पॉलिसी साजों को, उन फैसला साजों को बहुत बहुत सोचना पड़ेगा। आपको सब अच्छा दिखा के, आपके दोस्त बन के, जैसा कि सेंटो में शमूलियत के बाद हमें छोड़ दिया, जैसा कि अफगान जहाद के बाद सोवियत यूनियन के खिलाफ में छोड़ दिया, जैसा कि 9/11 के बाद भरपूर हमें अफगानिस्तान में इस्तेमाल करके छोड़ दिया, अब भी कोई नई चीज़ नहीं होगी। अपने मकासद पूरे करके अमेरिका हमें पूछेगा। तारीख यही बताती है पाकिस्तान अमेरिका रिलेशन की। लिहाजा कोई भी बड़ा एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने से पहले हमारे फैसला साजों को सोचना होगा हमें क्या करना चाहिए। हमें किसी भी बड़ी कुव्वत के हाथों में खेलने से बचना चाहिए। अपने मामलात अंदरूनी तौर पर बैठकर ही हल करने चाहिए। राइट सर, आपने बात की थी नो ऑपोजिशन पॉलिसी। चाइना में भी कुछ ऐसा ही है। चाइना से आजकल हम वैसे भी बहुत हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं और हम इम्प्रेस्ड हैं। पाकिस्तान में अगर नो ऑपोजिशन पॉलिसी आ जाती है तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? कितना फ़ायदा कितना नुकसान हो सकता है? वही जो हमने डिस्कस किया ना जी, कि जो था सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाए, ऐसा होता है। अगर हमने जमहूरी मुल्क रहना है तो फिर हमें जमहूरियत में अपोजिशन का एक रोल है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। अगर पीटीआई का क्या किरदार रहेगा? पीटीआई आपको PTI लगता है कि मान जाएगी? पीटीआई माजरा से पीटीआई के बड़े एक्टिव इफेक्टिव लोग हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया से उसे बात करते हुए सोचना पड़ता है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो इधर वे जा सकते हैं। वो कहते हैं ना, उड़ता होगा तो ही तीर है, कहीं भी जाके किसी को भी लग सकता है। तो वो पीटीआई का क्या जवाब होगा? अभी तक कुछ माजी के 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस हैं, पीटीआई ने कभी कोई संजीदा फैसला नहीं किया। अब क्या फैसला करते हैं, गॉड नोज बेटर कि क्या फैसला करते हैं। लेकिन पीटीआई को यही ऑफर किया जाना था उस मंसूबे के तहत कि आप खामोश होकर असम्बली में बैठो, असम्बली के मजे लो। केपी की गवर्नमेंट भी आपके हाथ में है, गवर्नमेंट आपके साथ सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन खामोश, बोलना नहीं है। अब सबको खामोश करवा के सिस्टम चला नहीं सकते। पीपल्स पार्टी का क्या किरदार रहेगा? पीपल्स पार्टी को तो वही है ना, अगर चेंज आता, पहले तो आसफ अली जरदारी से बगैर उसको कुछ दिए इस्तीफा लेना, जे बिल्कुल मैं बहुत ऑथेंटिकली कहता हूँ नामुमकिन है। अगर वो इस्तीफा देने पर राजी होते हैं, उसके बदले एक ही चीज़ हो सकती है कि उनके बेटे को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। उनका बेटा वज़ीर आज़म बनता है तो नून लीग इस वक्त अकेले 2/3 की मेजोरिटी है असम्बली में, उसको कबूल करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। सबसे बड़े सूबे की हुकूमत उनके पास है, उसको कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। उससे फिर तीसरी बात हो रही है, फिर हम सब कुछ लपेट देंगे। लपेट के देख लो फिर ये पार्लियामेंट, आईनी तरमीम, अदालतें, अदालतों के लॉ चेंज, जजेस की ट्रांसफ़र, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो दुनिया में शायद एक आध मुल्क नहीं है, हमने सारा कुछ ऐसे किया, सबको पता है कैसे किया, किस तरह हाँक के मेंबरान को असम्बली में लाया गया उस तरमीम के लिए, किस तरह अब स्पेशल सीट्स के साथ हुआ है, क्या खरीदो फरोख्त हो रही है, सबको पता है। इन तरमीमों के बाद कुछ पार्लियामेंट से अच्छा एक्सपेक्ट करना आपका मुमकिन नहीं। मुमकिन। फिर अगर आपने करना ही है तो फिर मार्शल आ जाएगा। मार्शल की बात भी हुई, बांग्लादेश में एक दफ़ा टेक्नोक्रेट मॉडल हुकूमत बनी थी, वो भी एक बात हुई। क्या वो चल गई थी? नहीं चली। टेक्नोक्रेट को मैं चाहूंगी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे टेक्नोक्रेट कहते हैं कि व्यूअर्स हर के लिए। शोबे के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, जैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज हैं, वजारत खजाना है, कॉमर्स है, इंडस्ट्रीज है, इकोनॉमिक अफेयर्स है, पेट्रोलियम है, कि इनके अपने अपने शोबे के जो एक्सपर्ट्स हैं, इनको वजीर बना दिया जाए, बाख्तियार वजीर बना दिया जाए। तो उन एक्सपर्ट्स की मदद से हम इस मुल्क को चलाएंगे। ये अयूब खान ने भी तजुर्बा किया। और इसका चेक एंड बैलेंस क्या होता है? जुडिशरी ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, लेकिन अब तो जुडिशरी खामोशी हो जाए इस पे, कारिम Okay. सोदी समझ जाएंगे। ठीक है। सुओ मोटो का भी है ना, तौहीन अदालत भी जहाँ रखी हुई है, तो जुडिशरी ही है। जैसे जस्टिस मुनीर की थी, जैसे ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के वक्त थी, जैसे ही मुशर्रफ साहब का मार्शल लेजिटिमेट करते ही उनको आइन में तरमीम की इजाज़त का फैसला भी इसी जुडिशरी ने दिया। अब तो उससे बुरे हालात। अब तो किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से उठा के दूसरी हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है। एक बहुत बड़ी तलवार आ गई है जो इंतज़ामिया की तरफ से जुडिशरी के सर पे जी। उस जुडिशरी से कभी कोई उम्मीद ना रही है, ना आइंदा होगी, जो मैं बड़ा सेफली कहता हूँ। सर, सारा कुछ जो है ऐसे लग रहा है ऊपर ऊपर हो रहा है, आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हमें हर कुछ अरसे बाद निज़ाम बदलने की ज़रूरत क्यों पेश आ जाती है? क्यों हम एक निज़ाम को चलने नहीं देते कुछ भी अरसा?
क्योंकि ऐसे लगता है जितनी अब तक हमने पॉडकास्ट की आपके साथ भी लास्ट 2 जो बजट पे की कि टाइम चाहिए, मौशी हालात को ठीक होने के लिए टाइम चाहिए, वो टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा? वो इस हद तक तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हालात को ठीक होने के लिए कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज चाहिए, कंटिन्यूशन ऑफ हुकूमत ज़रूरी नहीं है। ओके। हुकूमत का जारी रहना ज़रूरी नहीं है, पॉलिसीज़ का जारी रहना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा हमारे पड़ोस में इंडिया ने किया। मनमोहन सिंह मिड 90s में पॉलिसीज़ दे गए, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, किसी ने उनको चेंज नहीं किया। आज तक वही पॉलिसीज़ चल रही हैं। उसके बाद इंडिया का हुआ कि इंडिया 5वीं बड़ी इकानमी चौथी बड़ी इकानमी बन के बैठा हुआ है इस वक्त। कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी, हम पॉलिसी को कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकते? हुकूमत तब्दील ना सिर्फ कि हुकूमत, हम तो एक हुकूमत बनते ही उसके दौरान ही उसकी तब्दीली की बात शुरू कर देते हैं। दूसरा एक अहम चीज़, जब तक पाकिस्तान में जिसके पास इख्तियार है वो अकाउंटेबल नहीं होगा, मामला ठीक नहीं। पाकिस्तान में कभी भी इख्तियार हुकूमत के पास नहीं हो। जो खुफिया हाथ हैं, नादीदा कुव्वतें हैं, नज़र ना आने वाली ताकतें हैं, फैसले उनके होते हैं, जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। इसलिए कोई फैसला भी कामयाब नहीं। वेल थॉट, प्रॉपरली डिस्कस्ड, किसी इदारा जाती बहस के बाद, बहस व मुबाहस के बाद तरतीब देगी पॉलिसी पाकिस्तान को नहीं मिली। कभी किसी पार्लियामेंट में मुनासिब डिस्कशन के बाद, अब तो पार्लियामेंट का लेवल ही इतना हो गया कि वहाँ कोई काम की चीज़ डिस्कस ही नहीं होती, गाली गलोच होती है। अब पीटीए वाले पीपल्स पार्टी को गाली देते हैं, पीपल्स पार्टी वाले पीटीए को गाली देते हैं, पीटीए दोनों को गाली देती है। एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाई जाती हैं। कभी कोई सीरियस मसले 2-3 दफ़ा हुआ पार्लियामेंट में, कश्मीर के इशू पे डिबेट हुई, लोग सो रहे होते हैं, लोग अपने अपनी दरखास्तों पे प्राइम मिनिस्टर से साइन करवा रहे होते हैं असेंबली में। हमारी पार्लियामेंट का लेवल वो हो गया है कि किसी भी जो तहसील लेवल की यूनियन काउंसिल या म्यूनसिपल कमेटी, उस तक हम पहुँच गए हैं। हमें थिंक टैंक्स को मजबूत करना होगा, हमें पार्लियामेंट को मजबूत करना होगा, हमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोगों से हेल्प लेनी होगी, उनके साथ प्रॉपर डिस्कशन के बाद पॉलिसी ला के पार्लियामेंट में डिस्कस करके उसको चलाएं, फिर उसको चेंज ना होने, उसको फिर कंटिन्यू करें। ये नहीं कि उठ के मैं कहीं से उठ के डंडा मेरे हाथ में है, 5 लाख बंदूक वाले मेरे साथ है, मैं चाहूँ ये कर दो वो कर दो तो सारा कुछ ठीक हो, लेकिन नहीं होता। ना अयूब खान कर सके, ना ज़ियाउल हक कर सके, ना मुशर्रफ कर सके, ना अब होंगे। इसमें मैं एंड पे ये ऐड करना चाहूंगी कि इनफरादी फायदा तो हो सकता है, लेकिन कौम का फायदा नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। अब हमारी हालत कौम की ये है, जो सरकारी इदादो शुमार हैं उसके मुताबिक चेयरमैन FBR, हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज के चेयरमैन ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में कहा कि पाकिस्तान के 95% लोगों की आमदन इतनी नहीं है कि वो टैक्स दे सके। इसका मतलब है उन लोगों के लिए कभी कुछ नहीं हुआ, उनकी बेहतरी के लिए कभी कुछ नहीं हो रहा। हमें दौलत की जो बहुत ज़्यादा अनइवन, बराबर नहीं हो सकती तकसीम, किसी मुल्क में नहीं होती, किसी मज़हब में नहीं होती, किसी निज़ाम में नहीं होती। आपको ऊंची नीच फ़र्क रहती है, सोसाइटी में थोड़े बहुत फासले रखे जाते हैं, लेकिन इतना अनइवन नहीं कि 95% वो लोग हैं जो इस काबिल भी नहीं है कि इनकी आमदन महीने की 50,000 है, उन पर टैक्स दे ही नहीं सकते। वो 5% हैं जो टैक्स देते हैं। इसका मतलब है दौलत सिर्फ 5% लोगों के पास। अगर 5% की फर्दर आप डिस्ट्रीब्यूशन करें, शायद 2 से 3% लोगों के पास, आप इस अनइवन दौलत को इवन किसी हद तक इवन करना पड़ेगा। इसको गरीब अवाम को इसका हिस्सादार बनाना पड़ेगा। हुकूमती रिसोर्सेज हैं, स्टेट के रिसोर्सेज हैं, अवाम तक उनका फ़ायदा पहुंचाना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे कुछ ठीक नहीं। एंड मैसेज आपका यही है या कुछ और ऐड करना चाहेंगे? एंड मैसेज मैं यही कहूँगा जी कि इस निज़ाम को जो भी है चलने दो। अगर ये फेल होता है, आप डंडा लेकर ना आ जाए, अवाम खुद ही वोटों से पूछ लेंगे। पिछला इलेक्शन हुआ, लोगों ने पूछा, आपने उस पर एक और डंडा मार दिया, अपना डंडा रोक ले। इमरान खान की गवर्नमेंट जो मर्जी कह लें, 2018 के इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली गवर्नमेंट एक पॉपुलर गवर्नमेंट, लेकिन जब आपने अदम एतमाद की, वो पार्टी डिसॉल्व होने के करीब थी। आपने डंडा लेके अदम एतमाद कराई, उसको 0 से 100% पे पहुंचा दिया। रिजल्ट क्या हुआ? 90% के करीब पार्लियामेंट की सीट्स तोड़ ले गए, 4 सूबों में स्वीप कर गए। आप फिर डंडा लेके उस रिजल्ट को चेंज कर दिए। डंडा रोक लें अपना, इस डंडे से मामला ठीक नहीं होंगे। इस मुल्क के मामला पाकिस्तानी अवाम को ताकत दे, उनका फैसला माने, वो खुद ही ठीक है। आपका जो अपना काम है
वो करते जाएं।